नमस्ते नमस्कार प्यारे दोस्तों। यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। मदर टंग बाय पद्मा सचदेव, पैसेज टू अमेरिका बाय के अयप्पा पनिक्कर। इंट्रोडक्शन से इसकी स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बेसिकली 2 लैंग्वेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। एक डोगरी जो पद्मा सचदेव द्वारा यूज़ की गई थी, दूसरी लैंग्वेज इसके बारे में हम पढ़ेंगे मलयालम। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पहली वाली पोयम है ना, वो एक लेखिका है, यानी कि क्या है, एक लेखिका है जिसने पहली वाली पोयम मदर टंग के बारे में लिखा है। उसके बाद सेकेंडली जो पोयम है वो बहुत ही लार्जेस्ट यानी कि बड़ी पोयम है और उसको लिखा है के अयप्पा पनिक्कर के द्वारा। ओके, तो इसकी जो बेसिकली यहाँ से इंट्रोडक्शन से हमने स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें जो ये टॉपिक है ना, एक्टिविटी ऊपर से इसमें लिखा गया है कि हमने पिछले यूनिट में हमने एम के नायक के बारे में पढ़ा। उन्होंने कैसे लैंग्वेजेस के बारे में बता रखा है, इंग्लिश लैंग्वेजेस के बारे में कैसे बता रखा है और कैसे अलग अलग पॉइंट आते हैं, वो अपनी बात को कैसे सामने उनके रखते हैं। ये पीछे वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा। आइए अब हम पद्मा सचदेव के बारे में पढ़ते हैं। जो पद्मा सचदेव है, उनका जो जन्म है वो जम्मू कश्मीर में 1940 में हुआ। ठीक है, उनका जो जन्म है, उनका जो बर्थ है तब हुआ था जब भारत बिल्कुल आज़ादी के बहुत करीब था। जब वह बड़ी हो रही थी, धीरे धीरे करके उन्होंने लोकतंत्र, राजनीतिक, आर्थिक जो ये सारे पहलू थे उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था। इन्हीं के तहत उन्होंने एक पोयम लिखने यानी कि कविता लिखने का निर्णय लिया था। ओके, उसके बाद जो पोइट्री है, यानी कि वो ना छोटी सी उम्र में उन्होंने लिखना सीख लिया था क्योंकि उनको लिखना बहुत पसंद था। उन्होंने डोगरी और हिंदी भाषा का बेसिकली यूज़ किया है अपनी लाइफ में। उसके बाद मतलब कि उन्होंने जो अपनी पोइट में मतलब कि अपनी बुक्स में जो लिखा हुआ है ना, बेसिकली अपनी जो वो घुटन थी, जो अपनी वो बात लोगों तक बताना चाह रही थी, उसके बारे में लिखा है। और इसके लिए उन्होंने अलग अलग पुरस्कार के लिए कई बार उनको प्राइज़ भी, अवार्ड भी दिया गया है। अब जो मदर टंग पोयम है उसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसको बेसिकली हिंदी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोयम मदर टंग के बारे में। मदर टंग, जैसा कि आपको पता है कि मैंने बताया कवयित्री को लिखना बहुत पसंद था। उसने अपनी छोटी सी उम्र में ही क्या कर दिया था, लिखना शुरू कर दिया था। तो वो लिखने की बहुत जिज्ञासु थी और वो उन सब चीज़ों के बारे में लिखना चाहती थी जो वो उन सब चीज़ों, जिस चीज़ों से वो क्या करिए घिरी हुई है, जिन चीज़ों से वो घिरी हुई है उन सब चीज़ों को क्या करी थी, वो लिखना चाहती है। एक दिन की बात है जब कवयित्री की जो कलम है वो ख़त्म हो जाती है, कलम की जो स्याही है वो ख़त्म हो जाती है। वो तुरंत जाती है भागी भागी और जाके मतलब कि तुरंत भागी भागी जाती है और एक पेड़ के पास जाती है, बोलती है। मतलब कि उस वक्त जो वो पेड़ है ना, मतलब कि पेड़ बोलते नहीं है, लेकिन उसने ऐसा रियलाइज़ करते हुए बताया कि एक पेड़ जैसे कि मुझसे वो बातें कर रहा था। तो उसने बताया कि वह पेड़ के पास गई, उसने उसे कहा कि आप मुझे अपना एक हाथ काट के दो ताकि मैं अपनी जो कविता लिख रही है उसको पूरी कर सकूं। तो आइए अब इस जो पोयम को पूरा विस्तार से पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम कुछ राइम एंड वर्ड्स पढ़ेंगे। ओके, मतलब कि कुछ राइम एंड वर्ड्स, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बात ही नहीं की गई है। हम इसमें सिंपल से पोएम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको लोगों को बताया कि उसको कवयित्री को एक कलम की ज़रूरत थी। उसके पास वह पेड़ के पास जाकर वह उसके कलम को मांगती है, मुझसे उसे बोलती है कि मुझे एक कलम चाहिए ताकि मैं अपनी जो पोएम है उसको कंप्लीट कर सकूँ, लेकिन तब वो उसको क्या कर सकूँ, कंप्लीट कर सकूँ। और फिर अचानक से होता ये है कि जो वो पेड़ है वो उससे यह पूछता है कि कल ही तो मैंने तुमको एक कलम दी थी, तुमने वो कलम का क्या करा? क्या तुम कोई साई हो? क्या तुम किसी राजा के यहाँ पर काम करती हो कि जो तुम बार बार मुझसे कलम लेने के लिए आ जाती हो? क्या तुमने कोई खरीद बेचने का कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है? ये सारी की सारी बात एक पेड़ जो है उससे कहने लगता है कि तुम करती क्या हो इन सब चीज़, मतलब कि तुम करती क्या हो इतने सारे कलमों का।
वो उनसे क्या करने लगता है, क्वेश्चंस पूछने लगता है। लेकिन तभी तभी फिर तभी क्या होता है कि जो पोइट्री है ना, वो पलट कर जवाब देती है। वो कहती है कि मैं किसी राजा के यहाँ पर काम नहीं करती, ना ही मैं कोई साहा हूँ, और ना मेरा कोई व्यापार है, ना कोई मेरा बिजनेस है, मैं तो सिर्फ अपनी, जो आपसे कलम मांग रही हूँ, मैं अपनी पोइट्री कंप्लीट करने के लिए मांग रही हूँ। और मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं लोगों को अपनी किताबों के थ्रू बता सकूँ कि आज के इस ज़माने में कैसा क्या चला हुआ है। मैं अपनी गंभीर चीज़ें जो मेरे अंदर बातें चल रही है, मैं उनको लोगों को बता सकूँ, उन लोगों को मैं क्या कर सकूँ, बता सकूँ। मैं अपनी एक मातृभाषा डोंगरी भाषा के बारे में लिख रही हूँ। तो आपको ये कहना उचित नहीं हो, आप मेरे बारे में जो कह रहे हो ये उचित नहीं होगा। ये सारी की सारी बातें चली रही थी। उसके बाद मैं अपनी कवयित्री आगे कहते हैं कि मैं अपनी मातृभाषा के बारे में लिख रही हूँ। जैसे एक माँ होती है, वो अपने बच्चों को चुप कराती है, उसको वो चीज़ें देती है जो उसके लिए अच्छी होती है, उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करती है। उसी प्रकार मैं भी अपनी डोंगरी भाषा के बारे में लिख रही हूँ, ताकि मैं भी लोगों के साथ कनेक्ट हो सकूँ, लोगों को उन चीज़ों के बारे में बता सकती हूँ। कवयित्री ने एक माँ का एग्जाम्पल देते हुए अपनी डोंगरी भाषा के बारे में विस्तार से चीज़ों को बताने की कोशिश की है कि कैसे एक माँ होती है, कैसे अपने बच्चों को चुप कराती है, कैसे उनको हर ख्वाहिश को पूरी करती है, कैसे उसको क्या करती है, उनको हर एक चीज़ दिला के देती है। ये सारी बातें चली रही थी कि इतने में जो पेड़ है, जो अपना एक हाथ मतलब कि काट कर उसको दे देता है कलम के रूप में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पेड़ है वो कवयित्री को एक पेन दे देता है, एक कलम दे देता है, क्योंकि उस पेड़ के सामने एक मातृभाषा की बात चल गई थी, जिसको सुनकर वह बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गया, तो बहुत ही भावुक हो गया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई इंसान, चाहे पहले वो हमसे कुछ भी बोल रहा हो या फिर हमसे पहले वो कुछ भी कह रहा हो, लेकिन तब जब कभी वह अपनी मातृभाषा के बारे में सुनता है या समझता है ना, तो हर किसी के सामने अपनी मातृभाषा के लिए सम्मान और प्रेम उठ खड़ा होता है, यानी कि अपना प्रेम जो है जागृत हो जाता है। तो इसी के साथ जो पोयम थी वो भी मैंने आपको लोगों को बताते क्या थी, और जो पोयम का पूरा जो विस्तार था मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आगे स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोयम मदर टंग के बारे में। मदर टंग, जैसा कि आपको पता है कि मैंने बताया कवयित्री को लिखना बहुत पसंद था। उसने अपनी छोटी सी उम्र में ही क्या कर दिया था, लिखना शुरू कर दिया था। तो वो लिखने की बहुत जिज्ञासु थी, और वो उन सब चीज़ों के बारे में लिखना चाहती थी वो उन सब चीज़ों जिस चीज़ों से वो क्या करिए घिरी हुई है, जिन चीज़ों से वो घिरी हुई है, उन सब चीज़ों को क्या करी थी, वो लिखना चाहती है। एक दिन की बात है जब कवयित्री की जो कलम है वो ख़त्म हो जाती है, कलम की जो स्याही है वो ख़त्म हो जाती है। वो तुरंत जाती है भागी भागी, और जाके मतलब कि तुरंत भागी भागी जाती है और एक पेड़ के पास जाती है, बोलती है। मतलब कि उस वक्त जो वो पेड़ है ना, मतलब कि पेड़ बोलते नहीं है, लेकिन उसने ऐसा रियलाइज़ करते हुए बताया कि एक पेड़ जैसे कि मुझसे वो बातें कर रहा था। तो उसने बताया कि वह पेड़ के पास गई, उसने उसे कहा कि आप मुझे अपना एक हाथ काट के दो, ताकि मैं अपनी जो कविता लिख रही है उसको पूरी कर सकूं। तो आइए अब इस जो पोयम को पूरा विस्तार से पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम कुछ राइम इन वर्ड्स पढ़ेंगे, ओके, मतलब कि कुछ राइम इन वर्ड्स, इस सब चीज़ों के बारे में इसमें बातें नहीं की गई है। हम इसमें सिंपल से पोएम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको लोगों को बताया कि उसको कवयित्री को एक कलम की ज़रूरत थी, उसके पास वह पेड़ के पास जाकर वह उसके कलम को मांगती है, मुझसे उसे बोलती है कि मुझे एक कलम चाहिए ताकि मैं अपनी जो पोएम है उसको कंप्लीट कर सकूँ, लेकिन तब वो उसको क्या कर सकूँ, कंप्लीट कर सकूँ। और फिर अचानक से होता ये है कि जो वो पेड़ है वो उससे यह पूछता है कि कल ही तो मैंने तुमको एक कलम दी थी, तुमने वो कलम का क्या करा? क्या तुम कोई साई हो? क्या तुम किसी राजा के यहाँ पर काम करती हो कि जो तुम बार बार मुझसे कलम लेने के लिए आ जाती हो? क्या तुमने कोई खरीद बेचने का कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है? ये सारी की सारी बात एक पेड़ जो है उससे कहने लगता है।
कि तुम करती क्या हो इन सब चीज़, मतलब कि तुम करती क्या हो इतने सारे कलमों का। वो उनसे क्या करने लगता है, क्वेश्चंस पूछने लगता है। लेकिन तभी तो चलिए दोस्तों, आगे का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें इसको मतलब कि थीम वाला पढ़ना है। तो हमें जैसे कि मैंने आप लोगों को ऊपर बता ही दिया था, सिंपली यहाँ पर भी वही लिख रही है कि जो पोइट्री है ना, अपनी माँ से बातें करती रहती है। एक माँ जैसे अपने बच्चों को संभालती है, उससे बोलती है, उससे बातें करती है। तो ये सारी बातें जो कवयित्री बहुत टाइम से अपनी माँ के मुँह से सुन रही थी, और वह अपनी माँ से बेहद ही प्यार करती है, बेहद ही प्रेम करती है। तो इस वजह से उन्होंने कवयित्री ने मतलब कि पोइट्री ने सोचा कि मैं सारी बातों को अपने एक कोरे कागज़ या पन्ने पर उतार दूँ, ताकि जब बाद में मैं इसको पढ़ सकूँ या लोगों को बता सकूँ, इसको अच्छे से मात्र को मैं अपनी डोगरी लैंग्वेज में यानी कि अपनी मातृभाषा में लोगों तक इस बात को पहुंचा सकूं। तो इसी के चलते ये सारी कहानियाँ चली रही थी। लेकिन अचानक जो है वो उसकी कलम की जो स्याही है वो ख़त्म हो जाती है। जब ही एक एंट्री मतलब कि तभी इस स्टोरी में एक एंट्री होती है कि एक जो कलम है ना, जो कलम की स्याही है वो ख़त्म हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर आगे ना इस जो चैप्टर को आगे बढ़ाया गया है वो दो व्यक्ति के थ्रू यानी कि दो एग्जांपल देते हुए बताया गया है। यानी कि एक व्यक्ति का नाम था शाह और दूसरे का नाम था साहनी। इन दोनों के चलते इस चैप्टर को क्या करा गया है, आगे बढ़ाया गया है। शाह मतलब शाह का यहाँ पर मतलब लिया गया है कि वह व्यक्ति जो सिर्फ व्यापार करता है, खरीदारी वे करता है, जो सिर्फ अपने लाभ के लिए पैसे कमाता है, वो दूसरों के लिए नहीं सोचता, वो इस प्रकृति के बारे में नहीं सोचता। अगर वह पेड़ों को देखता है तो सिर्फ इसलिए देखता है कि इस पेड़ से कटकर कितनी लकड़ियाँ प्राप्त की जा सकती है और कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। वो सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करने लगूँ तो साहनी इससे बिल्कुल ही अलग है। वह बहुत ईमानदार है, बहुत ही ज़्यादा समझदार है। वह अपनी मातृभाषा के बारे में बताने का प्रयास कर रही है लोगों को कि कैसे हमारी मातृभाषा को हमें अपने जीवन में यूज़ करना चाहिए और कैसे हमें मतलब कि एक स्वार्थी जीवन नहीं जीना चाहिए। हमें दूसरों के हितों का भी और खुद के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें शाह की तरह व्यापारी, लोभी ये सब नहीं बनना चाहिए। साहनी जो है शाह से बिल्कुल अलग है। तो इस जो पोयम को आगे इस प्रकार बढ़ाया गया। तो पोइट्री कहती है कि मैं कोई शाह नहीं हूँ, बल्कि मैं एक सहानी की तरह काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने तो अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक कलम मांगी थी। तो मैं तो किसी लोभी की तरह काम नहीं कर रही हूँ। और अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाना ये कोई गलत काम तो नहीं है। तो कवियत्री इन दोनों के शाह और सहानी के जो थ्रू अपनी पोयम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पोइट्री इस पोयम में खुद को सहानी बता रही है, और शाह वो उन लोगों को कह रही है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं या फिर लाभ कमाने के बारे में सोचते हैं। इन सब बातों को सुनकर जो वहाँ पर पेड़ खड़ा हुआ था जिससे वह कलम की स्याही मांग रही थी, वो इन सब बातों को सुनकर बहुत मायूस हो जाता है और वह सोचता है कि ये मैं क्या कर रहा था। तो इसी प्रकार वो अपना एक टहनी यानी कि अपना एक हैंड काट कर उसको दे देता है, ताकि वह अपनी मातृभाषा की जो कहानी आगे बढ़ा सके। इसी प्रकार जो कहानियाँ आगे बढ़ती है कि कैसे, यही बताने की कोशिश की गई है कि कैसे अगर हम किसी के लाभ के दम पर, शाह के दम पर अगर हम किसी से कोई चीज़ें मांगते हैं तो कोई हमें उसको देता नहीं है। सब हमें लोभी और स्वार्थी समझते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी मातृभाषा के बारे में बात करते हैं तो लोगों को अपनी मातृभाषा के ऊपर गर्व होने लगता है, वो सम्मान करने लगते हैं और वे हमारी मदद करने लगते हैं, जैसे कि इस कवियंत्री यानी कि पोइट्री ने इस कहानी में प्रॉपरली बताया है। इस चैप्टर को आगे बढ़ाया गया है कि मतलब कि कैसे एक पोइट्री को कलम लेने के लिए एक पेड़ यानी कि एक तने के पास जाती है, और वो जो तना है ना, एक मतलब कि इंसानों की तरह व्यवहार करता है, इंसानों की तरह रिएक्ट करता है, बोलता है, उसको पलट कर जवाब देता है। और उसके साथ साथ वो कैसे एंड में
उसको मातृभाषा के बारे में जब पता चलता है तो कैसे उसकी रिस्पेक्ट करता है मातृभाषा के नाम सुनते ही कैसे वो कवयंत्री को, पोएट्री को अपनी मतलब कि अपना एक हाथ का काट देने के लिए खुशी खुशी मान जाता है। और आगे इस चैप्टर में मतलब कि कैसे मान जाता है और कैसे एक पोइट्री अपनी वो बुक को कैसे कंप्लीट करती है, तो इस सारी बातों के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो लैंग्वेज एज मदर टंग एंड लैंग्वेज ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में बात करती हूँ। इसमें ये बताया गया है कि जो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ ना, जो मदर टंग लैंग्वेज है वो डोगरी भाषा में लिखा गया था, लेकिन इसका जो अनुवाद है इंग्लिश लैंग्वेज में कर दिया गया, यानी कि इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया। और इसमें ये बताया गया कि कैसे दो अलग अलग लैंग्वेज हैं और उसको एक दूसरे में मतलब कि ट्रांसलेट करके भी लिख देते हैं ना, तो कितना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों लैंग्वेज कैसे एक दूसरे में घुल जाती है, यानी कि एक दूसरे में विलीन हो जाती है। और जो ये चैप्टर है डोगरी भाषा में लिखा गया था, लेकिन ये जो हमारे सामने जो चैप्टर आ रहा है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज में आ रहा है। तो इस चैप्टर के बारे में मतलब कि यहाँ पर ये बताया गया कि दो अलग अलग लैंग्वेज एक दूसरे से इतना घुल जाती है, इतना मिल जाती है कि उनको डिफरेंट कर पाना मुश्किल है कि ये किस लैंग्वेज में लिखा गया था। और ये चैप्टर हमारे सामने इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेबलिश हुआ है। और बस यही बताया गया है कि दो अलग अलग लैंग्वेजेस में डिफरेंट कर पाना मुश्किल है। मतलब कि अगर हम एक लैंग्वेजेस को डोगरी भाषा या हिंदी भाषा किसी अलग भाषा में लिखते हैं, अगर उसका अनुवाद करके यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखते हैं ना, तो उस चैप्टर पर या उस कविता या पोएम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा उसमें भाव यानी कि पढ़ने के अंदाज पहले डोगरी भाषा या हिंदी भाषा में आ रहे थे ना, वो सेम चीज़ हम इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तब भी वही आएंगे। तो दैट्स एट। तो जो ये मदर टंग वाला चैप्टर था, यानी कि मैंने मदर टंग वाला जो पद्मा सचीदेव ने लिखा था यहाँ तक करा दिया है। के अय्यरप्पा पनिकर का जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। एंड देन वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।